नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सत्ता के नए केंद्र, जो कि क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से 8 मार्क का पूछा जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्षेत्रीय संगठन में इस चैप्टर के अंदर जिसका जिक्र ज़्यादा है, इस चैप्टर पूरा यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स के ऊपर बात करता है ये चैप्टर। यानी इस चैप्टर के अंदर अगर हम क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, इस चैप्टर इनसे रिलेटेड डील करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर से जो ज़्यादातर अगर कोई भी इस संगठन से लेकर पूछा जाएगा तो या तो यूरोपियन यूनियन से आ सकता है क्वेश्चन, या आसियान से, या फिर सार्क से, या फिर ब्रिक्स से पूछा जा सकता है। ब्रिक्स एक नया टॉपिक जुड़ा है, आपकी बुक के अंदर ऐड किया गया है। और अगला आता है राष्ट्र के रूप में रूस, चीन, इजराइल और भारत को पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने चैप्टर का नाम ही है सत्ता के नए केंद्र, यानी आपने अगर पूरी बुक पढ़ी होगी, इस चैप्टर इस पूरी बुक के अंदर क्या डिस्कस किया गया है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, वो अमेरिका की पावर के ऊपर बताता है कि किस तरीके से अमेरिका की जो पावर है बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से और भी नए राष्ट्र हो सकते हैं, एक और भी नए संगठन या फिर नए देश हो सकते हैं जो एक नए पावर के रूप में, एक नए सत्ता के, एक नए के रूप में उठ के आ रहे हैं, उभर रहे हैं। जैसे कि रूस का, चीन का, इजराइल का और भारत का जिक्र किया गया है कि आने वाले समय में ये ऐसे देश हो सकते हैं जो यूएस को टक्कर दे सकते हैं। और क्षेत्रीय संगठन में ये सब सार्क, ब्रिक्स और आसियान और यूरोपियन यूनियन। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो पूछा जाता है कि कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठन है उसे क्यों बनाया जाता है, कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स को हमने बनाया क्यों, या ऐसे संगठनों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसका आप आंसर ये दे सकते हो कि जैसे हमें बढ़ावा देना है, पीस मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम आपस में एक रहेंगे तो हम लड़ेंगे ही क्यों आपस में। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं हूँ आप हो, हम दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है तो हम लोग ज़रूर आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन आप हो और मैं हो, आपके कुछ सामान मेरे देश के अंदर बिकता है, मेरी जो मार्केट का सामान है वो आपके मार्केट के अंदर बिकता है, तो हम लड़ाई करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा मार्केट इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें लगेगा कि यार लड़ाई करके क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं लड़ाई की जो सिचुएशन थी वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला ये पूछा लिया जाता है क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है जो यूरोपीय संघ है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि आखिरकार यूरोपीय संघ क्या है, उसके बारे में आप बताओ। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको लिख सकते हो। यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं, ये पूछा जाता है कि यूरोपीय जो संघ है उसकी क्या विशेषताएं हैं। या फिर इसी से रिलेटेड पूछ लेता है यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन कैसे है, यानी यूरोपीय संघ इतना ज़्यादा, उसका डोमिनेंस क्यों है, यूरोपीय जो संघ है उसका डोमिनेंस किस कारणों की वजह से। तो आप उसका यहाँ पे जो कारण है वो आप यहाँ पे लिखे गए हैं। अगला इसी से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूरोपीय संघ है उसकी क्या सीमाएं हैं, यानी यूरोपीय संघ भले ही एक, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो उसकी क्या क्या सीमाएं हैं यहाँ पर ये इसका मेंशन किया गया है, आप इससे लिख सकते हो। अब अगला जो होता है वो आसियान के बारे में पूछा जाता है। देखो, आसियान एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है। आसियान में ये पूछा जाएगा कि जैसे आसियान क्या है, आसियान का झंडा कैसे, इवन यूरोपियन यूनियन का भी झंडा आप देख लेना कैसा होता है। आसियान क्या है, आसियान का झंडा कैसा होता है, आसियान को क्यों बनाया गया था, आसियान को किसने बनाया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आसियान के बारे में ए से लेकर जेड तक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किन आसियान का मुख्यालय कहाँ है, उसे कौन से देशों ने मिलकर उसे बनाया था, उसके संस्थापक देश कौन से हैं, आसियान का झंडा क्या है, आसियान शैली पूछी जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसियान की प्रासंगिकता पूछी जाती है।
इसमें ये पूछा जाता है कि क्या आसियान अभी भी प्रासंगिक है। कहने का मतलब क्या अभी भी आसियान एक संगठन के रूप में काम कर रहा है, या आसियान जो एक अच्छा संगठन आज भी है। तो उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है, हाँ या ना। तो आप इन पॉइंट से आप समझ जाओगे कि हाँ एक्चुअल में अभी भी प्रासंगिक है या फिर नहीं है। अगला पूछा जाता है सार्क के बारे में पूछा जाता है। सार्क के बारे में भी आपको डिटेल पता होना चाहिए। जैसे सार्क है, उनको क्या है सार्क, कौन से देश सार्क के अंदर आते हैं, सार्क को क्यों बनाया गया था, इसका सार्क को बनाने का उद्देश्य क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सार्क अगर टॉपिक पढ़ लोगे तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आप कर ले जाओगे। इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने मेरे चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं। अगर डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लो, सबसे इजी आपको मिल जाएगा। चैप्टर का लिंक मैंने डाल रखा है। और अगला पूछा जाता है ब्रिक्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ब्रिक्स क्या है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स को कैसे बनाया गया था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसको बनाने का क्या रीज़न था, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि एक नया टॉपिक जुड़ा है तो आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप यहाँ से इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो। ये पूरा लिख दोगे तो आपको अच्छा खासा आंसर मिल जाएगा। एक आंसर भी आपको मतलब मिल जाएगा, आप लिखने लायक लिख सकते हो इसे। आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे इसे लिखने के बाद। अगला आता है चीन सत्ता का नया केंद्र। मैंने एग्जाम में आपको बताया भी था। एग्जाम कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि ये ऐसे देश है जो आने वाले समय में अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों लगता है, तो उसका यहाँ पे लिखा गया है। ये मतलब कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिससे आपको ये कह सकते हो कि आने वाले समय में जो चीन है वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। ऐसे ही रूस के बारे में लिखा गया है, ऐसे ही भारत के बारे में लिखा गया है। तो इन टॉपिक्स को देख लो, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके इन सारे टॉपिक्स को लिख सको। और बहुत ही पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा गया तो आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या है, एक इमेज भी दी गई हुई है। तो ये कार्टून जो है यूरोपियन यूनियन को शो करता है, जो जहाज है। और आप पढ़ोगे इसमें से तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फोटो है वो बेसिकली किस चीज़ को शो करेगी, क्योंकि ये टाइटैनिक जहाज है। आपको पता है टाइटैनिक जो जहाज होती है बहुत बड़ा होता है, तो यानी यूरोपियन यूनियन जितना विशाल है उसी चीज़ को यहाँ पे जो शिप है वो शो कर रही है। यहाँ पे आप साइकिल देख सकते हो, एक तरफ आप ये कम्युनिस्ट का साइन देख सकते हो, दूसरी तरफ डॉलर यानी पूंजीवाद का आप देख सकते हो कि जो चाइना है उसके दो पहिए हैं, ये कम्युनिस्ट या फिर पूंजीवाद। वो कम्युनिस्ट पे भी चलता है और पूंजीवाद पर भी वो चलता है। तो किस तरीके से वो मेंटेन करके चल रहा है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पे कुछ उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी गई हैं, आप उसको भी समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो चीन है, क्योंकि आपके बुक के अंदर चीन का थोड़ा ज़्यादा जिक्र है तो इसके अंदर चीन के अंदर मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐड करना चाहूँगा जो आप ज़रूर लिखिएगा। पहला जो चीज़ है, चाइना के अंदर, चीन के अंदर आर्थिक विकास हुआ था, उसके क्या कारण रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना के अंदर जब आर्थिक विकास हुआ तो उस विकास का हर एक चाइनीज को वैसा विकास नहीं मिल पाया, हर एक चाइनीज को उस विकास का लाभ नहीं मिल पाया। तो वो क्या कारण थे कि हर एक चीन के नागरिकों को एक जैसा विकास नहीं मिल पाया, कुछ लोग उससे वंचित रह गए। वो क्या कारण है वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपकी बुक में भी इसके बारे में अच्छे से डिटेल में मेंशन है। तो आप बुक खोलिए, याद करिए, पॉइंट्स बनाइए। और ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दी हैं, इनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रूर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।